हेलो एवरीवन, डांगी एकेडमी के सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूवर्स को मेरा एक बार फिर से जय भारत। सोशल रिफॉर्म्स की इस सीरीज़ में हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। सोशल रिफॉर्म का पहला वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। डेफिनेटली योर कमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इन स्लाइड्स का, इस वीडियो का PDF अवेलेबल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द सोशल एविल। सोशल एविल क्या है? सामाजिक बुराइयां, जिसको कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में दे एबोलिश्ड। कि 19वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस समय काफ़ी सारी ऐसी समाज में बुराइयाँ जो ऑलरेडी हमारी वैदिक पीरियड से कंटिन्यू होती आ रही थी, तो उनको जो है एबलिश करने में बहुत सारे जो हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन लोगों ने साथ ही साथ कुछ जो ब्रिटिशर्स जो वॉइसरायज थे, उन लोगों ने भी इसमें हमारी काफ़ी मदद की थी। उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सोशल लेवल के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हाट आर द सोशल एविल्स, व्हाट इज रेनेसा, देन सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड स्लेवरी। इन तीन सोशल एविल्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, डिस्कस किया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो अबाउट द विडो मैरिज, child marriage, female education and caste system. These are the crucial प्रॉब्लम्स ऑफ आर सोसाइटी, आर इंडियन सोसाइटी, विच इज़ प्रेजेंट एट ओवर दैट टाइम। तो इसमें से जो है एक एक करके बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इन सभी को कंसोलिडेटली जो है वो मतलब जो है इनके अगेंस्ट थे, वो इनका विरोध किया था। और बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इनको हटाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जैसे कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी राजा राममोहन रॉय के बारे में, कि उन्होंने किस तरीके से सती प्रथा को हमारे समाज से खत्म करवाने में हमारी जो है वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। तो इसमें हम जो है देखने वाले हैं विडो रीमैरिज एक्ट, देन चाइल्ड मैरिज, देन फीमेल एजुकेशन एंड कास्ट सिस्टम। सो विडो रीमैरिज, the Hindu Widows Remarriage Act 1856, also Act 15th 1856, passed on 16th July 1856, legalized the remarriage of widows in all jurisdictions of India under East India Company rule. The act was enacted on 26th July 1856. अब जो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पास आउट हुआ था, वो हुआ था 16th जुलाई 1856 को पास आउट हुआ था। और ये किसके जुरिडिक्शन में पास आउट हुआ था? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जुरिडिक्शन में जो है पास आउट हुआ था। इट वॉज ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग बिफोर द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह, 1857 की गदर के पहले ये जो है वो हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, इसको ड्राफ्ट किया था। ड्राफ्टिंग जो की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी और इसको पास्ड आउट किया था लॉर्ड कैनिंग ने। It was the first major social reform legislation after the abolition of Sati Pratha in 1829 by Lord William Bentinck. इसके पहले हम लोग देख चुके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, दैट द सती प्रथा वॉज एबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक इन 1829। और उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो एक बहुत बड़ा सेकंड स्टेप लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। Hindu society had long disallowed the remarriage of widows, even child and adolescent ones, all of whom were expected to live a life of austerity and abnegation. अब देखिए होता क्या था हिंदू सोसाइटी की, अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो है वो कई बार कहा जाता है कि वैदिक पीरियड से जो है ये प्रथा चली आ रही है कि जो है बाल विवाह, जैसे कि हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट, अब इसके आगे हम स्लाइड देखेंगे। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट में क्या होता था कि छोटे बच्चों की शादी चाइल्ड मैरिज में जो है वो क्या किया था, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। और अगर बाय चांस बदकिस्मती से वो लड़की विधवा हो जाती थी तो उसको सारे जीवन भर जो है अपने पिता के घर रह के या ससुराल में रह के, जैसे भी कंडीशन होती थी वहाँ पे रह के एक विधवा का जीवन बिताना पड़ता था। और बहुत सारी क्रिटिकल जो है कंडीशंस उसकी लाइफ में मतलब जो है वो डाल दी जाती थी, बहुत सारे नियम लगा दिए जाते थे उसके ऊपर। तो एक तरीके से विडो होना, विधवा जो होना है, वो उस समय की, जब हम 17th 18th एंड 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बड़ा श्राप होता था
स्त्री के लिए। तो बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने उनकी इस कंडीशन पे जो है वो एनालाइज किया और ये जाना, ये समझा कि एक स्त्री के लिए अकेले जीवन जीना काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है अगर वो छोटी उम्र से विधवा हो जाती है। तो इसी एविल को जो है वो एबोलिश करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने हिंदू विडो रीमैरिज के लिए जो है वो अपना मतलब जो है विचार दिए थे और इस पर एक्ट ऑन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, he was the most prominent campaigner. He was the professor of Sanskrit College of Kolkata. ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम कौन नहीं जानता है। राजा राम मोहन रॉय के बाद जो है वो काफ़ी जो सबसे पहले हमारे जो है वो द फादर ऑफ रिफॉर्मर माने जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, उनके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम हमेशा आता है एज अ रिफॉर्मर इन इंडिया। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ संस्कृत कॉलेज ऑफ कोलकाता, वो कोलकाता में संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे। He petitioned the Legislative Council, but there was a counter petition against the proposal with nearly 4 times more signature by Radhakanta Dev and the Dharma Sabha. अब इन्होंने जो है विडो रीमैरिज के लिए पिटिशन लगाया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन उनको जो है इसका पिटिशन जो है वो उनको जो है वो अगेंस्ट मतलब जो है जो धर्म सभा थी और जो राधा कांता देव थे उन्होंने 4 बार उनके इस पिटिशन के अगेंस्ट अपना पिटिशन दायर किया था, जिसकी वजह से कि ये शुरुआती तौर पे जो है वो विडो रीमैरिज एक्ट को लाने में असफल हुए थे। बट लॉर्ड डलहौजी पर्सनली फाइनलाइज्ड द बिल डिस्पाइट the opposition and it being considered a flagrant breach of custom as prevalent then. He established विधवा आश्रम at Pune in 1899. लेकिन फाइनली 4 बार जो है जब उनका पिटिशन जो है वो निरस्त कर दिया गया, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने पर्सनली इसमें जो है इनिशिएटिव लिया और फाइनली जो है विडो रीमैरिज एक्ट लागू हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पूना में विधवा आश्रम के नाम से एक आश्रम स्टैब्लिश किया था इन 1899, जहाँ पे कि विधवा स्त्रियों को जो है वो सहारा दिया जाता था, उन्हें काम सिखाया जाता था, उन्हें रोजगार के तरीके सिखाए जाते थे ताकि वो सेल्फ डिपेंड बन सके। तो इस तरीके से जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलके एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था विडो रीमैरिज एक्ट को भारत में लागू करने में। नाउ एज आई टोल्ड यू चाइल्ड मैरिज भी विडो रीमैरिज का जो है विडो रीमैरिज को लेकर आने में एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था बचपन में ही हमारे यहाँ पे अभी तो 18 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र है शादी की, लेकिन कई सालों पहले जो है 6, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र में भी जो है वो बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो ऐसा क्यों होता था, उसके पीछे बहुत सारी जो है वो कॉज दिए जाते हैं, बहुत सारे जो है वो रीज़न दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर अगर हम देखें तो चाइल्ड मैरिज शुड बी बैन। सो लेट्स सी, चाइल्ड मैरिज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ is a marriage where either the woman or man is below the age of 21. Most child marriages involve girls, many of whom are in poor socioeconomic conditions. अब देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे ये आ गई कि जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इधर द मैन और वुमेन, जो लड़का है या लड़की है जो भी है जिसको शादी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसकी शादी की जा रही है, उसकी एज जो है वो 21 मतलब 21 साल से कम की रहती थी। और साथ ही साथ इसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो गरीब घर की या जो पिछड़े समाज से बिलोंग करने वाली लड़कियां होती थी उनकी शादियां जो है वो जल्दी कर दी जाती थी। चाइल्ड मैरिज वॉज आउटलॉड इन 1929 अंडर इंडियन लॉ। However, the British colonial time, the legal minimum age of marriage was set at 14 for girls and 18 for boys. 1929 में इसको एब्लिश कर दिया गया गवर्नमेंट के थ्रू, और इसके बाद से जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है एक जो है एज फिक्स कर दी थी कि व्हेन द बॉय गेट मैरिड और व्हेन द गर्ल गेट मैरिड। फॉर द गर्ल्स इट इज़ 14 ईयर्स एंड फॉर द बॉयज इट इज़ 18 ईयर्स। लड़कियों के लिए 14 साल की शादी, 14 साल की उम्र होने तक शादी मतलब 14 साल की उम्र के पहले शादी करना इलीगल हो गया, और लड़कों के लिए 18 साल के पहले शादी करना इलीगल हो गया था। ये रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे बनाया था। By the true efforts of Keshav Chandra Sen, Child Marriage Act was passed in 1872, which ensured the ban on child marriage.
और जिस तरीके से हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के लिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने विडो रीमैरिज के लिए जो है प्रयास किए थे, कोशिश किए थे, सेम एफर्ट्स वर डन बाय केशव चंद्र सेन टू बैन चाइल्ड मैरिज. इट वॉज पास इन 1872. उनके प्रयासों की वजह से जो है 1872 में चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू कर दिया गया. सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 बैंड चाइल्ड मैरिज इन इंडिया एंड पॉलीगैमी ऑल्सो, और इसको नाम दिया गया सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872. इसमें दो कंडीशन जो है, वैसे तो बहुत सारी कंडीशंस होंगी लेकिन मेनली इट फोकसेस ऑन चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी ऑल्सो. पॉलीगैमी जिसमें कि महिलाएं तो नहीं, खैर पुरुष जो है वो एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह करते थे. तो ऐसी स्थिति में भी अगर पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो एक से ज्यादा महिलाएं जो है वो विधवा हो जाएंगी और बहुत सारी औरतों की जिंदगी बर्बाद होगी, या उन्हें बहुत जो है वो सीवियर कंडीशन का फ्यूचर में अपनी लाइफ में जो है वो सामना करना पड़ सकता है. तो सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 के थ्रू चाइल्ड मैरिज पे और पॉलीगैमी पे दोनों पे जो है वो बैन लगा दिया गया. Now, the most important topic, that is women education, महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा. जैसे कि आज चारों ओर बात होती है स्त्री की, द वुमेन एम्पावरमेंट की, फ्रीडम की, इक्वलिटी की हम बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं. तो इसी तरीके से ये जो रेनेसा हमारे यहाँ पे हुआ था, जो पुनर्जागरण हुआ था, उसमें ऐसा नहीं है कि इंडियन सोसाइटी पिछड़ी रही है. हम अगर वैदिक पीरियड्स के या प्री वैदिक पीरियड से भी हम अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे यहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी. लेटर ऑन सम हाउ द कंडीशंस गेट चेंज बिकॉज ऑफ द इन्वेडर्स और वॉट एवर इट इज, कि जो है लड़कियों को बाहर निकलना बंद कर दिया गया घर से, उनको जो है वो शिक्षा दिलवाना बंद कर दिया गया. बहुत सारी एवल धीरे धीरे सोसाइटी, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो बाहर से आने वाले लोगों से मिलके बनने लगी, जितने भी हमारे यहाँ पे जो है वो इन्वेडर्स आने लगे, मिक्सिंग ऑफ कल्चर होने लगा हमारी कंट्री में, तो धीरे धीरे रिजिडिटी आने लगी हमारी सोसाइटी में. और इस रिजिडिटी का सबसे ज़्यादा जो बुरा असर हुआ था वो महिलाओं के ऊपर हुआ था, और उसमें महिलाओं को से उनका जो है वो शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया था. ये कहा गया था कि उन्हें दिया नहीं गया. तो वुमेन एजुकेशन के लिए भी काफ़ी सारे जो हमारे रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने कोशिश की थी. A girls' school was started for the first time in Bombay in 1824. The Hunter Commission too emphasized on the need for female education in 1881. Hunter Commission जो 1881 में आया था, उसने भी हमारे इंडिया में, हमारे देश में जो है वो महिला शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए जोर दिया था. और सबसे पहला स्कूल जो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए खोला गया था, that was in Bombay, that is 1824. 1824 में बॉम्बे में जो है वो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की शुरुआत की गई थी. The Calcutta, Bombay and Madras universities did not permit admissions to girls up to 1875. लेकिन अभी भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, they were not allowed girls to get admission in such universities up to 1875. After 1882, girls were allowed to go for higher education. 1875 तक जो है वो इन तीनों ही बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स को एजुकेशन लेने के लिए जो है वो परमिशन नहीं थी, उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता था. लेकिन 1882 के बाद स्थितियां बदलती हैं और लड़कियों को जो है वो उच्च शिक्षा की परमिशन दी जाती है. ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड देयर वर 2 मेजर मूवमेंट्स विच अफेक्टेड द पोजिशन ऑफ वुमेन. These were the social reform movement of the 19th century and the nationalist movement of the 20th century. और ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है. ये दो तरीकों से इट वाज सीन थ्रू 2 different methods और थ्रू 2 different movements, that is the social reform movement and the second one is the nationalist movement. The social reform movement that we are talking about, हम जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें हमने बाल विवाह की बात की, हमने जो है वो विडो रीमैरिज एक्ट की बात की, हमने सती प्रथा को बैन करने की बात की है, हमने पॉलीगामी के ऊपर बैन किया है, और अब हम बात कर रहे हैं स्त्री शिक्षा की, वुमेन एजुकेशन की. तो आप देखिए ऑलमोस्ट हर तरह से जो है वो कहीं ना कहीं इन एविल्स में, इन बुराइयों में जो है स्त्री या जो लड़की है वो अफेक्ट हो रही है. तो ये जो 2 बड़े मूवमेंट हमारे कंट्री में देखे गए थे, दैट इज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड द सेकेंड वन इज द नेशनलिस्ट मूवमेंट. नेशनलिस्ट मूवमेंट भी आप डेफिनेटली जिन बच्चों ने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे वो देखेंगे किस तरीके से महिलाओं ने जो है वो फ्रंट लाइन पे अपना मोर्चा संभाला था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में.
बहुत सारी लेडी लीडर्स भी जो थी वो आगे आई थी। तो इस तरीके से इन दो बड़े बड़े मूवमेंट्स ने जो है हमारी कंट्री में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने में एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेप, बहुत बड़ा एक जो है एक माइल ऑफ सती सिस्टम। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा सिस्टम। उन्होंने जो है, क्योंकि उनके घर में ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में ही उनके बड़े भाई साहब की जो है मृत्यु हो जाती है, उस समय वो शायद उस जगह पे मौजूद नहीं रहते और उनकी भाभी को जो है ज़बरदस्ती सती होने के लिए सती जो है वो कर दिया जाता है। तो इससे वो काफ़ी उनको चोट पहुंचती है इस घटना से, और उसके बाद से वो डिसीजन लेते हैं कि वो इस सती प्रथा को जो है, सती सिस्टम को जो है वो बैन करवाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम के भी अगेंस्ट जो है वो अपनी आवाज़ उठाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर also made pioneering efforts for the upliftment of the status of women in it was due to his effort that the Widow Remarriage Act of 1857 could be passed. जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने एक ड्रास्टिक चेंज लेके आया था। Because of his effort we get abolished the sati system in India, and same as because of the effort of the Ishwar Chandra Vidyasagar we get abolished widow, we can establish, or we can make we could able to pass that Widow Remarriage Act of 1856. He also pleaded for education of women. उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए भी जो है वो सिफारिश की थी। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट एंड महात्मा गांधी ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन। और इसके साथ साथ ही दूसरे जो रिफॉर्मर्स और सोशलिस्ट थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, एनी बेसेंट हैं, महात्मा गांधी हैं, इन्होंने भी जो है महिलाओं की स्थिति को सुधार करने के में जो है शिक्षा को एक बहुत बड़ा हथियार माना था। Now, caste system. Not that time it is still it is a big issue of current India also. In current situation we also face this caste system, the casteism. बट हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली जो 18th और 19th सेंचुरी में जो कास्टिज्म या जो कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी देख रही थी, उतना रिजिड अब रहा नहीं है। अब लोग जो है खुले विचारों के हो गए हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी हैं, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम क्या था और इसने किस तरीके से हमारी सोसाइटी को जो है वो मतलब किस तरीके से कि एविल माना गया। द टर्म कास्ट इज नॉट ओरिजिनली एन इंडियन वर्ड। कास्ट जो है वो कोई भारतीय शब्द नहीं है। इट इज नाउ वाइडली यूज बोथ इन इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेजेस। आजकल इसको जो है वो यूज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इट इज डिराइव फ्रॉम द पोर्टुगीज कास्टा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि ये जो है एक पोर्टुगीज वर्ड है कास्टा, उसी से इसको लिया गया है। और कास्टा का मीनिंग होता है रेस, लीनिएज, ब्रीड एंड ओरिजिनली। मतलब जो आप पर्टिकुलर किसी सोसाइटी में, किसी एक समाज में पैदा होते हैं और आप उसके रिचुअल्स, उसके बिलीव्स को जो है वो फॉलो करते हैं, तो वो रेस हो गई या जो भी ब्रीड हो गई जो कि आपको आपके एंसेस्टर से मिली है, उसके बेसिस पे जो है इस वर्ड को जो है वो मतलब फ्रेम किया गया। प्योर और अनमिक्स्ड। अब यहाँ पे जो है ओरिजिनली मतलब क्या हो गया कि दे शुड बी प्योर और अनमिक्स्ड। अनमिक्स्ड मतलब अब यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि दो कास्ट की आपस में जो है किसी भी तरह की कोई भी इनके बीच में जो है वो ब्लड रिलेशनशिप या जो है मैरिज, किसी भी तरह का जो है मैरिज, शादी की जो संबंध है वो नहीं होंगे। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज द पैराडाइमेटिक एथनोग्राफिक एग्जाम्पल ऑफ कास्ट। अब कास्ट सिस्टम जो है वो पैराडाइमेटिक है। पैराडाइमेटिक मतलब हमने देखा कि यहाँ पे जो है रिलीजन है, रिलीजन के अंडर कास्ट है, कास्ट के अंदर भी सब कास्ट है, बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही रिजिड फॉर्म में हमारी सोसाइटी में मौजूद थी। It has its origins in ancient India and was transformed by various ruling elites in medieval, early modern and modern India, especially the Mughal Empire and the British Raj.
अब इसमें जो है एंशंट इंडिया में तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती ही थी, लेकिन जैसे जैसे मुगल सल्तनत पीरियड के ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द कॉलोनियल पीरियड, इट स्प्रेड वाइडली, बहुत ही रिजिड हो गई थी कास्ट सिस्टम। नई नई कास्ट जो है वो, नए नए सब कास्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में फॉर्म होने लगे थे। द कास्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके, वर्ण एंड जाति। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है। वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, ओके। भारतीय संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये दो कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है, वर्ण और जाति पर, which may be regarded as different levels of analysis of this system। या ये हम कहें कि जो सोशलिस्ट थे, जो रिफॉर्मर्स थे, या जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने इस तरीके की स्टडीज़ की, कास्ट सिस्टम पे या कास्टिज्म पे जो है वो स्टडीज़ की है, और इसके बेसिस पे उन्होंने ये आउटकम निकाला है कि वी कैन से दैट इट वर्क्स ऑन टू कॉन्सेप्ट्स, दैट इज वर्ण एंड जाति। The caste-based differences have also been practiced in other regions and religions in the Indian subcontinent। लेकिन देखिए, कास्ट सिस्टम जो है वो केवल भारत का या केवल इंडिया का ही समस्या नहीं है, ये संसार के दूसरे हिस्सों में भी पाई जाती है। Article 17 of the Constitution of India abolishes the practice of untouchability in India। अब कास्ट सिस्टम की बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो है फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ कि वैदिक पीरियड में, अगर आपने वैदिक हिस्ट्री पढ़ी है तो वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में विभाजित थी। अभी जैसे कि हमने देखा है, इट वर्क्स ऑन टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, दैट इज वर्णा एंड जाति। अब वर्ण पहले एग्जिस्ट करते थे, और बाद में जब हमारे यहाँ पे इन्वेडर्स आए, द मिक्सिंग ऑफ कल्चर होने लगा, देन दीज वर्णा गेट divided into the different jatis or caste। The caste is not used at that time, the jati word is used, okay। So according to the Vedic period, the Indian society was divided into 4 part or 4 varnas, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudras, okay। जो ब्राह्मण्स थे, इन actually the society or these varna were divided on the basis of their karma or the performances they done or they did, okay। अपने करने के काम के आधार पे जो है इन वर्णों को जो है विभाजित किया गया था, और बहुत ही जो है वो एक स्मूथ सिस्टम उस समय हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं उन्हें किस चीज़ का उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें क्या काम करना है, दे डिडंट गेट इंटरफेयर इन द अदर वन। उनको किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो पूजा पाठ हो गया, कर्मकांड हो गए, धार्मिक कर्मकांड हो गए, राजा से रिलेटेड कोई रिचुअल है, देन इसके बाद एजुकेशन, डेफिनेटली पहले ब्राह्मण्स के थ्रू ही जो हमारे जो टेम्पल्स होते थे वही हमारे एजुकेशन सेंटर का काम करते थे। और इसके अलावा गुरुकुल सिस्टम जो है वो इंडिया का वर्ल्ड फेमस है। तो ये जो है ब्राह्मण्स, ये सबसे टॉप मोस्ट माने जाते थे। देन सेकंड जो है वो क्षत्रियस का लेवल होता था या वर्ण होता था, सेकंड वर्ण, एंड दे हैव टू परफॉर्म द रोल ऑफ द रूलर्स और द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और इनका काम होता था अपनी प्रजा की रक्षा करना, अगर कोई अटैकर्स है, कोई इन्वेडर्स है तो उनसे अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना। Then Vaishyas we can say the traders and the workers और द प्रोड्यूसर्स। तो ये सारे जो हैं वो इसमें आते थे। आर्टिशंस हो गए, ट्रेड पर्सनस हो गए, फार्मर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सारी जो कैटेगरीज होती थी, दोज हु आर नॉट बिलोंग्स टू ब्राह्मण एंड क्षत्रिय वर्ण वर कैटेगराइज्ड इन दी वैश्यास। जैसे कि किसी भी तरह के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते थे, ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते थे, तो इस तरह के जो लोग होते थे वो वैश्यास होते थे। एंड द सेकेंड, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज शूद्रास, जिनको कि आज के समय में या 19th सेंचुरी में दलित शब्द दिया गया। दैट इज द मिनिमल लेबरर्स। अब जो है वो निचले तबके पे, समाज के सबसे निचले तबके पे जो लेबरशिप का काम करते थे, उन्हें जो है वो शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। तो इस तरीके से इंडियन सोसाइटी जो है वो 4 वर्णों में डिवाइड थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री में बाहर से लोग आते गए, इन्वेडर्स आते गए, हमारा ये जो वर्ण सिस्टम है ये टूटता गया और यही वर्ण बाद में जाकर अलग अलग जातियों में डिवाइड हो गए। सो वी कैन से it is truly said that the caste system is based on 2 different concepts, that is Varn and Jati.
नाउ अगर हम आज की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया की बात करें, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी आर्टिकल 17 के थ्रू इस कास्टिज्म को, अनटचेबिलिटी को जो है वो कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया है. Practice of untouchability is declared as a crime and anyone doing so is punishable by law. आज के समय में अनटचेबिलिटी, छुआछूत रखना जो है वो, किसी भी तरह की छुआछूत रखना जो है एक क्राइम कंसिडर करता है और इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है. द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट ऑफ 1955 states punishments for not allowing a person to enter a place of worship or from taking water from a well or tank. और इसी के थ्रू जो एक्ट पास आउट हुआ था 1955 में, उसमें ये साफ साफ कहा गया है. वैसे तो बहुत सारे क्लॉजेस हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन जैसे कि प्रीवियसली हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, द शूद्रास वर नॉट अलाउड टू गेट एंटर इन द प्लेस ऑफ वर्शिप और द टाउन्स ऑफ द ब्राह्मण्स और क्षत्रियास वेयर दे लीव आउट, एंड they must have to settle down at the skirts of the villages or the towns. उनको शहर के बाहरी सीमा पर जो है वो रहना पड़ता था. सो एंड they were not allowed to touch the tank also. उनका पानी भरने की जगह अलग होती थी, उनकी वर्शिप प्लेसेस अलग होती थी. उनको स्कूल्स में भी, मतलब गुरुकुल में भी जो है वो प्रवेश नहीं दिया जाता था, ऐसा कहा जाता है. व्हाट वाज द एग्जैक्ट कंडीशन, इट वाज नॉट क्लियर येट. तो 1955 के ऑफेंस, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट के थ्रू ये क्लियर कर दिया गया कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पूजा के स्थान पे जाने से रोका जाता है या किसी भी कॉमन प्लेस से पानी भरने से रोका जाता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा. तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी अनटचेबिलिटी को जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया. बट द कास्टिज्म इज स्टिल एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी. हालांकि आज के समय में वो इतना रिजिड नहीं रह गया है, बट फिर भी एग्जिस्ट करता है. तो ये सारी जो है एविल्स हमने देखी सोसाइटी में. ये मेन एविल्स थी हमारी इंडियन सोसाइटी में, जिसका कि जो कि सफ़र करते आ रही थी 17th, 18th एंड 19th सेंचुरी में, एंड फाइनली 19th सेंचुरी में ड्यू टू वेरियस मूवमेंट एंड एजुकेशन एंड द फिलोसोफर्स जो है इन सोशल एविल्स पे हमने कंट्रोल किया, इनको हमारी सोसाइटी से पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी. इसके बाद इसी पार्ट का जो है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है. इसमें हमने देखा कि कौन कौन सी एविल्स थी और किस तरीके से इनको एबलिश किया गया. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से जो है रिलीजियस और सोशल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे अलग अलग रिफॉर्मर्स के थ्रू, और उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन रिफॉर्मर्स ने जो है वो अपनी जो है इन एविल्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, इन बुराइयों के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज़ उठाई थी. सो प्लीज़ वॉच कंटिन्यू, देखते रहिए वीडियोस, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड डेफिनेटली कमेंट्स भी करिए. आप अपने सजेशंस भी हमें पोस्ट कर सकते हैं. और जैसे कि मैंने कहा कि इनके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल डांगी अकेडमी. थैंक यू.